तो कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉम्पिटिशन एंड यू, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। और हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिया। ये क्रिया की आज चौथी क्लास है और आज ये फाइनल भी है। चल के आती है कि क्रिया का वह या क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य किस समय में पूरा हुआ है, कार्य किस समय में पूरा हुआ है का ज्ञान होता है तो उसे काल कहते हैं। अर्थात इससे हमें समय का पता चलता है। हमें किसका पता चलता है? क्रिया के जिस रूप से हमें समय का पता चल जाता है। अब समय कैसा? समय देखिए 3 प्रकार से बांटा हुआ है। हिंदी में काल को कहें या फिर क्रिया के विकारी रूप को कहें, जिसमें नंबर 1 होता है भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। ये आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, परिचित भी होंगे, लेकिन देखिए क्लास को पूरा देखा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एग्जाम में आता होगा और आपसे नहीं होता होगा, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्या फायदा छोटी छोटी चीजों के लेकर हम हमेशा पीछे बने रहें और 1-2 नंबर से, आधे नंबर से हमारा परीक्षा में परिणाम नेगेटिव आता रहे और सफलता की सीढ़ी हम चढ़ ना पाए। तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनमें से कौन से काल का वो वाक्य है जिससे ये पता चलेगा तो वह क्या होगा? हमारा काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य किस समय में हुआ है या पूरा हुआ है का ज्ञान होता है तो उसे काल कहते हैं, उसे जिससे समय का पता चलता है। इससे हमें एक चीज का और पता चलता है, किसका? कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, अर्थात कार्य पूर्ण है या कार्य अपूर्ण है। तो इस चीज की जानकारी भी हमें किससे मिलेगी? काल से ही मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं समझना काल को। काल में क्या क्या चीजें आज हम समझेंगे, इसे जानेंगे और शुरुआत करेंगे हम वर्तमान काल से। लेकिन याद रखना, पहले भूतकाल है, फिर वर्तमान, फिर भविष्य। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं पहले इन चीजों को। लेकिन इसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जिन्हें देख लेते हैं एक बार कि जो यूज होते हैं। हमने लिखा, समझेंगे इस चीज को, रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार गया, रमेश बाजार गया था, रमेश बाजार जा रहा था, जा रहा है। तो आप देख रहे होंगे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे, ये सब अलग अलग समय को डिनोट कर रहे हैं। कोई इसमें से डिनोट कर रहा है आपके वर्तमान काल को, कोई बता रहा है भविष्य के बारे में, कोई बता रहा है भूत के बारे में, मतलब जा रहा होगा। किसके बारे में बता रहा? भविष्य के बारे में। तो इस प्रकार से हमारे पास ये समय होता है। हम जो भी बातें करते हैं इन्हीं 3 मूड में करते हैं, या तो भूतकाल में करेंगे बात, भविष्य में करेंगे बात, या फिर हम बात करेंगे अपने वर्तमान काल की। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं हम वर्तमान काल से। वर्तमान काल से स्टार्ट करेंगे और वर्तमान काल की सारी चीजों को जानेंगे, जैसे कि इसके भेद कितने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भेद को लेकर भी क्या बना हुआ है? असमंजस बना रहता है। कई जगह आपको किताबों में मिल जाएगा लिखा हुआ कि इसके जो भेद होते हैं वह 4 होते हैं, कहीं में मिल जाएगा कि इसके 5 होते हैं, पर वास्तव में भेद होते कितने हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम जो सीखने जा रहे हैं वह है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल, अगर इसके काल की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बच्चों? ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए 1 बाय 1 समझते भी रहेंगे और उसकी डिटेल को आगे पढ़ते भी रहेंगे। तो सबसे पहले आता है वर्तमान काल के अंदर चलते हुए नंबर 1 पर आ जाएगा हमारे पास सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान इंग्लिश में कहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में सामान्य वर्तमान। अब मैं आपको सामान्य वर्तमान से पहले रूबरू करा दूं कि ये आपको क्या क्या देता है और आपसे क्या अपेक्षा करता है कि क्या आप आंसर दे पाए। मतलब कि सबसे पहले सामान्य वर्तमान के अंदर कुछ हैबिचुअल एक्शन आएंगे। हैबिचुअल एक्शन मतलब कुछ आदत, क्या आ सकती है, कुछ आदत आ सकती है, या डेली रूटीन के रोजमर्रा के काम, जो ऐसे काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं। डेली रूटीन में मतलब कि डेली होने वाले काम, प्रतिदिन होने वाले कामों की सूची आ सकती है। लेकिन इसमें एक चीज और है जो कि निगेटिव है, इससे ये नहीं पता चलता कार्य पूर्ण हुआ है या कार्य अपूर्ण है। मतलब कि इससे कार्य होने की जानकारी नहीं मिलती है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। ये इन चीजों की जानकारी देगा। वाक्य के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखेंगे, मैंने लिखा मोहन खेलता है। मोहन खेलता है। अब मोहन खेलता है, ये क्या हुआ, उसका आदत हो गई या उसका डेली रूटीन हो गया कि भैया वो प्रतिदिन शाम को खेलता है ना। ये मान लेते हैं, सेंटेंस को पूरा लिख दें कुछ इस तरह से घुमा के, मोहन प्रतिदिन शाम को मैच खेलता है। मैच खेलता है, वह भी सही था जो हमने लिखा था, मोहन खेलता है, गलत नहीं था, ठीक है ना। मोहन प्रतिदिन शाम को मैच खेलता है, तो इसकी क्या हुई, या तो आदत हुई या उसका डेली एक रूटीन हो गया। तो ये डेली रूटीन या आदत के बारे में हमें कौन सा बता रहा है, सामान्य वर्तमान बताता है। जैसे मैंने लिखा राधा स्कूल जाती है। राधा स्कूल जाती है, समझेंगे। देखिए, जाती है मतलब कि स्कूल जाना क्या है, हमारे डेली रूटीन में से एक काम है कि हम प्रतिदिन स्कूल जाते ही जाते हैं, संडे को छोड़कर। तो जाती है मतलब क्या है, डेली रूटीन की बात है, आदत नहीं है ये, अब क्या है, डेली रूटीन की बात है। ये तो कैसा हुआ सर जी, सामान्य वर्तमान हुआ, ठीक है ना, सामान्य वर्तमान हुआ। बात समझ में आ रही होगी। वैसे मैं बता दूं, इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ भी आते हैं। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। कैसा है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो ये भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं, सामान्य वर्तमान में। इनमें से क्या किसी में भी हमें पता चल रहा है कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इनमें से दोनों की जानकारी नहीं मिल रही। कार्य हुआ है इस चीज की जानकारी तो पक्का मिली है, पर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिली है। क्यों, क्योंकि काम डेली रूटीन का है, ये तो होता ही होता है, ठीक है ना। मनोज इस समय खाना खाता है, राधा इस समय पतंग उड़ाती है। तो इस प्रकार की चीजें क्या आ गई हैं, ये डेली रूटीन में, ये आदत में आ गई हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, पहले बच्चों ये हुआ हमारा सामान्य वर्तमान। आई होप सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्या हुआ हमारा सामान्य वर्तमान। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ, जहां पर हम सीखेंगे नंबर 2। तो नंबर 1 था 5 में से सामान्य वर्तमान, जो बताता है हमारी आदत, डेली रूटीन के लाइफ में जो हमारी होता है वो है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की जानकारी भी ये हमें दे देता है। अगला आता है अपूर्ण वर्तमान, नंबर 2। क्या आता है, अपूर्ण वर्तमान। इसे इंग्लिश में कहेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, काम जारी है की जानकारी मिलती है। काम जारी है मतलब जो भी काम के बारे में बातचीत हो रही है वह अभी जारी है, मतलब काम जारी है। तो इसका मतलब काम क्या है, अपूर्ण है। अगर अपूर्ण है मतलब अगर किसी से कहे कि वह घर बना रहा है मतलब घर बना तो नहीं है, काम पूरा तो नहीं हुआ ना, मतलब कि काम कैसा है, अभी अपूर्ण अवस्था में है, पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। काम जारी रहने का भाव प्रकट होता है, दूसरा काम अपूर्ण रहने का भाव भी प्रकट होता है। जैसे लिखा राधा स्कूल जा रही है, राधा स्कूल जा रही है, इसका मतलब है घर से निकल चुकी है और स्कूल पहुंची नहीं है अभी तक, जा रही है। कहां है, रास्ते में है, मतलब काम जारी है। अभी क्या काम जारी है, स्कूल जाने का जो काम है वो जारी है, अभी चल रहा है, ठीक है। और काम अपूर्ण है, क्यों, क्योंकि स्कूल पहुंची नहीं है। स्कूल पहुंच जाती तो काम कैसा हो जाता, पूर्ण हो जाता, पर अभी काम कैसा है सर जी, अभी तो काम अपूर्ण है हमारा। बात समझ में आ रही है। तो राधा स्कूल जा रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है।
माली पौधों को पानी दे रहा है, मतलब पानी दे के हटा नहीं है, अभी भी कंटिन्यूस पानी दिए जा रहा है। तो यहाँ से क्या चीज पता चल रही है कि पहला काम कि काम जारी है, दूसरी बात काम अभी अपूर्ण अवस्था में है, मतलब कि कार्य क्या नहीं हुआ है, अभी आपका पूर्ण नहीं हुआ है। अब जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो क्या कहलाएगा, तो ये प्यारे बच्चों कहलाएगा अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि इसके अंदर कार्य पूरा अभी नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या परिभाषा बन के आ जाती है, क्रिया के जिस रूप से, जो उसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या कहती है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का जारी होना पता चले, जारी होना पता चले, वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। क्लियर है सबको। तो ये था हमारा नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान। चलते हैं तीसरे की तरफ। आई होप तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी और समझ में आ रही हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे देखेंगे सब्सक्राइब का बटन है, अगर वो रेड है तो उसे दबा दें, एक जादू होगा वो काला हो जाएगा। बताइए कितना बढ़िया जादू यूट्यूब वाला दिखाते हैं हम लोगों को, है ना। और उसी की बराबर में वीडियो अच्छी लग रही हो तो वहीं नीचे एक अंगूठा सा बना हुआ, आपसे दबाओगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, आज ब्लू है पानी पानी, ऐसा करके। तो चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ और देखते हैं कि तीसरे नंबर के में क्या है हमारे पास मौजूद। तो नंबर 3 है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान। अब देखिए पूर्ण वर्तमान के बारे में मतभेद बहुत ज्यादा है। कुछ लोग इसे पूर्ण वर्तमान नहीं मानते, कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, और मैं पर्सनली भी इसे वर्तमान का हिस्सा नहीं मानता हूं। सही है ना, पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि भैया सिलेबस में है और जानना भी जरूरी है, ठीक है ना। मैं पर्सनली भी इसे वर्तमान का हिस्सा नहीं मानता हूं। सबकी अपनी अपने अलग अलग विचार होते हैं और मेरे विचार में ये वर्तमान में होने लायक नहीं है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि सर ऐसा क्यों कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य के पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, पता चलता है, वह पूर्ण वर्तमान होता है। पूर्ण वर्तमान होता है। मतलब ये कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से पता चल जाए कि कार्य पूर्ण हो चुका है वह हमारा पूर्ण वर्तमान कहलाता है। मतलब जिस क्रिया के जिस रूप से भी हमें पता चल जाए कि कार्य पूर्ण हो चुका है तो वो क्या होगा, हमारे लिए पूर्ण वर्तमान बन जाएगा। अब बताइए ये कैसे पॉसिबल है। आप एक बार इसमें से कोई भी एक सेंटेंस, इस चीज से, इससे कोई भी एक सेंटेंस बना के मुझे बताएं कि अगर इसे हम माने तो कैसे मानेंगे। अगर इसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया, जैसे मैंने लिखा सीता ने पुस्तक पढ़ी है। मान लो मैंने लिखा सीता ने पुस्तक पढ़ी है। क्या है, पढ़ी है। या मैंने लिखा सीता गई है, या सीता आई है ना, पढ़ी है। अब आपको यहां समझना है, वैसे मैं पूरा समझाऊंगा, काफी हद तक दिमाग में आ जाए, और फिर भी मैं भी इसे पूर्ण वर्तमान नहीं मानता हूं। सीता गई है, सीता गई है। जब सीता चली गई है तो ये वर्तमान कैसे हो सकता है, आपको बताना है। जब सीता चली गई है तो ये किस तरह से वर्तमान हो सकता है। वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट, वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट। सेम यही सेंटेंस, सेम यही आपको अभी आसन भूत में भी मिलेंगे, तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। पर फिर भी मैं उसमें आपको छोटी छोटी ट्रिक बता दूंगा जो 90% ये काम कर देंगे कि आप उसे पहचान लेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में भी इसका चलन है, तो इसीलिए आपको वर्तमान के 5 ही भेद लिखने पड़ेंगे, मजबूरी है, ठीक है ना। वरना तो 4 है कार्य में, और आने वाले समय में भी पुस्तकों में धीरे धीरे बदलाव देखने के लिए मिलेगा कि 4 ही लिखे हुए आने लगेंगे और 4 ही को मान्यता मिलेगी। क्योंकि जब वो बात पूर्ण हो गई, अभी समझो मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या, मैं खाना खा रहा हूं, वर्तमान है।
अब मैंने खाना खाते ही 1 सेकंड बाद मेरा भूत हो गया, मतलब पास्ट हो गया, मैं खाना खा चुका हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा पास्ट हो गया ना। जैसे ही खाना फिनिश हुआ ये मेरा क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो जैसे ही बात पूर्ण हो जाएगी तो वो तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी ना, या वर्तमान में रहेगी। किसी भी सूरत में वो बात वर्तमान में रहने लायक नहीं रहेगी, वह तुरंत के तुरंत पास्ट में चली जाएगी। लेकिन फिर भी इन सेंटेंस को भी याद रखना, अगर पहला पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी हम आसन भूत आएगा जब भूतकाल को पढ़ेंगे उस समय इसे मैं बहुत अच्छे से और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसे याद रखना और इन वाक्यों को भी याद रखना, ठीक है। पर याद रखना पूर्ण वर्तमान है भी एग्जाम में आपके। चलते हैं नंबर 4 की तरफ कि अब कौन सा वर्तमान हमारे सामने है जो दस्तक दे रहा है। देखिए मन लगा के पढ़ें, नोट्स बना लें भैया जरूर, नोट्स ना बनेंगे तो ना बड़ी आपत्ति आ जाएगी एग्जाम के टाइम पर। अगला है नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। संदिग्ध वर्तमान तो समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में कार्य पूर्ण होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध वर्तमान होता है, वहां संदिग्ध वर्तमान होता है। ये कहना चाह रहा है कि क्रिया का वो रूप जिसका प्रयोग करने के बाद हमें डाउट में आ जाए बात, संदेह में आ जाए बात कि काम हुआ है नहीं हुआ है या क्या है, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल में रखते हैं। कैसा होता है ये, और इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि संदिग्ध वर्तमान की यहाँ पर बात हो रही है। तो संदिग्ध वर्तमान यहाँ पर फंक्शन कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। जैसे कि आप कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अपने किसी मामा मामी नाना नानी या पड़ोस में कहीं बैठने चले गए और वहां पूछते ही उन्होंने पूछा बेटा मम्मी क्या कर रही है। अब आपको घर से निकले हो चुका आधा घंटा, रास्ते में आप 2-4 जगह रुक गए थे। तो अब आप एक आइडिया ले लेंगे और अरे आंटी मम्मी तो शायद सो रही होंगी, सो रही होंगी, माताजी या मम्मी माताजी सो रही होंगी, सो रही होंगी। मतलब आप कंफर्म नहीं है ना, यू आर नॉट कंफर्म्ड 100%, नहीं है ना 100% कंफर्म। और जब कंफर्म नहीं है तो क्या संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब संदेह है, आपको डाउट है आपको। तो आपने कहा मम्मी जी सो रही होंगी, ऐसे है ना, सो रही होंगी, बात समझ रहे हैं ना। या फिर आप उन्होंने पूछा आपका छोटा भाई क्या कर रहा है, पढ़ रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इन सेंटेंसों से कैसी फीलिंग आ रही है कि संदेह की फीलिंग आ रही है, डाउट की फीलिंग आ रही है, ठीक है ना। ये 100% पता नहीं चल रहा है कि क्रिया पूर्ण होने का जो संदेह है बना हुआ है। तो ये संदेह बना हुआ होता है तो क्या संदिग्ध वर्तमान। पढ़ रही होगा, पढ़ रही होगी, सो रही होंगी, खाना बना रही होंगी, खेल रहा होगा। तो ये सब क्या है, ये पता नहीं संदिग्ध है अवस्था, मतलब यू आर नॉट कंफर्म्ड 100%। इट इज क्लियर और नॉट, इस चीज को जरा समझेंगे, चीजें क्लियर होनी चाहिए, सॉरी, है ना। तो संदिग्ध वर्तमान ये है हमारा। चलते हैं नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि अगला क्या है, नंबर आखिरी। वैसे वो तात्कालिक वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान, सॉरी तात्कालिक तो अपूर्ण को ही कह देते हैं वैसे। चलिए एक चीज मैं बता दूं, रह गया हल्का सा। जो हमारा अपूर्ण वर्तमान था, अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार अपूर्ण दे देगा और कई बार तात्कालिक दे देगा। तो यहाँ पर आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, लिख लेंगे अपूर्ण वाले में ही एक लाइन में नीचे तात्कालिक वर्तमान भी इसी को कहते हैं। क्लियर है ना। अगला है संभाव्य वर्तमान। कौन सा है, नंबर 5 संभाव्य वर्तमान। आइए पहले इसकी बात कर लेते हैं, संभाव्य वर्तमान क्या होता है। संभाव्य का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं उम्मीद से, या फिर आपने कोई आशा लगा ली, या फिर आपकी कोई इच्छा है। इन चीजों को संभाव्य कह सकते हैं। जैसे कि स्कूल में या कोचिंग में हैं आप और आप ऐसा चाहते हैं कि यार आज काश वो लड़की आ गई हो, मैं जाऊँ बैठ के मिले, उसी सीट पे बैठ जाऊंगा जाकर,
होता है ना। चलिए, तो ये क्या है, हमारे मन में क्या है, आशा है कि आज जब मैं पहुंचू तो वो आ गई हो, आ गई हो, जब मैं पहुंचू तो वो आ गई हो, राधा आ गई हो, है ना। यार इतने घर तक पहुंचू ना, लाइट आ गई हो, काश लाइट आ गई हो, है ना, बिजली आ गई हो, बात समझ रहे हैं ना, बिजली आ गई हो। तो आप क्या कर रहे हैं, एक आशा लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, है ना। उम्मीद तो हो गई ना, ये यार बहुत गर्मी हो रही, जैसे यार घर पहुंचू स्कूल से, बस यार लाइट आ गई हो, मान लो इन्वर्टर भी है ना, या फिर इन्वर्टर है घर में, एसी भी, तो एसी तो चलेगा नहीं इन्वर्टर से, तो बस यार लाइट आ गई हो, बस घर जाके, तो आ गई हो, आ गई हो, ये गई हो क्या है, हमारा आशा, उम्मीद, किसी भी चीज की हो सकती है, कोई भी किसी के आने की हो, जाने की भी हो सकती है। जैसे मानो रिजल्ट आया, फेल हो गए, और बस एक ही उम्मीद आ रही, बस जब घर पहुंचू तो पापा चले गए हों, यार आज पापा चले गए हों, ड्यूटी चले गए हों, कल को आए, 3 दिन में आए, चले गए हों, है ना। तो चले गए हों, क्या कर गए हों, पापा जी या पिताजी चले गए हों, चले गए हों, तो ये क्या है, ये आशा है। तो यहां से क्या परिभाषा निकलती है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आशा का भाव पैदा हो, वह आशा का भाव पैदा हो, वह संभाव्य वर्तमान होता है। क्या होता है, वह संभाव्य वर्तमान होता है। तो ये बात क्लियर है या नहीं, और समझ में आ भी गई होगी जहां तक मैं उम्मीद समझता हूं। तो ये था हमारा वर्तमान काल। अभी पढ़ते हैं, देखते हैं आगे, अब हम समझेंगे अब भूतकाल को। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बच्चों, भूतकाल के वैसे तो 6 भेद हम पढ़ेंगे आज, पर फिर से वही बात है, मेरे अनुसार तो 5 ही है। आओ देखते हैं कि कितने भेद हैं और क्या है हमारा भूतकाल। पढ़ेंगे भूतकाल, भूतकाल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे, जैसा सामान्य वर्तमान काल था वैसा ही सामान्य भूतकाल है, छोटे से डिफरेंस के साथ। कैसा डिफरेंस समझ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से, पहले तो ये समझना कि भूतकाल है, तो भूतकाल का मतलब है बातें कहां पर होंगी, पास्ट में, मतलब बातें हो चुकी हैं आपके लिए, समय बीत चुका है आपके लिए, तो पुरानी बातों की बात होगी। भूतकाल का मतलब तो समझते ही होंगे सभी बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है या नहीं, आओ तो क्लियर कर लेते हैं। नहीं है तो सामान्य भूत, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें सामान्य भूतकाल का पता चलता है, सामान्य भूतकाल का पता चलता है, भूतकाल का पता चलता है, अर्थात इसमें न तो समय का पता चलता है, न तो समय का पता चलता है, पता चलता है, न ही कार्य के पूर्ण या अपूर्ण होने का पता चलता है, अपूर्ण होने का पता चलता है। तो ये क्या होगा, हमारा सामान्य भूत होगा। आप बात समझ रहे हैं, इसके अंदर हमें सामान्य भूत कब मानना होगा, जब ना तो हमें समय का पता चले और ना ही हमें यह पता चले कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, बस ये है कि बीते समय की बात हो गई हो, जैसे कि मैंने कहा मोहन आया, मैंने कहा मोहन आया, सीता गई, ना तो गई है ना आया है नहीं लगा, आया गया।
कब आया कब गया किसी भी प्रकार के समय का कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। सो इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या समय का पता नहीं चलता है, ठीक है ना। मोहन आया सीता गई, तो क्या यहां से हमें ये एहसास हो रहा है कि कब आया कब गया, क्या कोई समय का पता लग पा रहा है? नहीं। तो ये क्या है हमारे लिए, अगर हमें समय का पता नहीं लग पा रहा है तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, पूर्ण भूत है, सॉरी सामान्य भूतकाल है। कौन सी अवस्था है? सामान्य भूतकाल की अवस्था है, बिल्कुल क्लियर। अगला है नंबर 2 आसनभूत। बिल्कुल अब तो छोटे छोटे हैं, वर्तमान अच्छे से समझ लिया तो सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक जैसी है, बस थोड़े से हाव भाव बदलेंगे, भूत भविष्य में पहुंचेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। अब यह है जिसमें मुझे डाउट है या जिसमें दिक्कत है, पर यह है रेल में आसनभूत। क्या है? आसनभूत काल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, अर्थात बस कुछ देर पहले ही हुआ है, तो उसे भूत आसनभूत कहते हैं, तो उसे आसनभूत कहते हैं। भूत का मतलब भूतकाल से, ठीक है ना, कभी हुआ वो समझ लो, है ना, ऐसा नहीं है। तो क्या है, आसनभूत का पता चलता है। अब समझना प्यारे बच्चों, आसनभूत का पता चल रहा है। अब मैं इसके रिगार्डिंग एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने अभी आपको वर्तमान में जो वाक्य लिखाए थे, जिसके लिए मैंने कहा था कि ये पूर्ण वर्तमान है, और मैं इसमें नहीं क्या मतलब कि इसमें डाउटफुल में है, लेकिन फिलहाल वो आपको अपने सिलेबस में है तो पूरा ही पढ़ना है। तो अब यहाँ पर मैंने फिर से एक वाक्य लिखता हूँ। अब आप देखना, मैं पहले वाक्य लिखता हूँ आसनभूत का। अब मैं आसनभूत का वाक्य लिखता हूँ, मैंने आम खाया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, यह हुआ आसनभूत, है ना। अगर मैं यहां पर, चलिए पहले आसनभूत में देख लेते हैं। या मान लो मैं लिख दूं, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। अब बताओ, यही वाक्य मैंने आपको अभी पूर्ण वर्तमान में लिखवाया था, यही वाक्य मैंने अभी आपको किस में लिखवा दिया है? आसनभूत में लिखवा दिया है। क्या डिफरेंस पहचान पाएंगे? क्या ऐसी फीलिंग, पुस्तक पढ़ी है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य पुस्तकों के अनुसार आसनभूत में है, और यह वाक्य पूर्ण वर्तमान में है। कैसे पहचानेंगे? अब आप देखना, ये हर एक के लिए चैलेंज है। अगर आप भविष्य में या भूतकाल में किसी भी टीचर से पढ़े हो या पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करना, अगर आपको वो क्लियर बात नहीं बताती है तो। देखेंगे क्यों, अगर या तो वो इस बात को स्पष्ट करें कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो बात सही है, अन्यथा फिर क्लियर करो। और आपके अकॉर्डिंग गड़बड़ नहीं है तो फिर क्लियर करो, ऐसा क्यों। ये लिखे हैं 2 वाक्य, कैसे पहचानेंगे? हाँ, मैंने कहा था कुछ ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब सवाल आता है इसमें से तो कुछ इस तरह से आ जाता है, मैंने अभी अभी आम खाया है, आम खाया है। अब यहां पर क्या आ गया? अभी अभी, या फिर अभी। मैंने अभी, सीता ने अभी पुस्तक पढ़ी है, तो अभी से क्या पता चला कि अभी अभी पढ़ी है, थोड़ी देर पहले पढ़ी है, जस्ट अभी पढ़ी है। तो आप चलो डिटरमाइन कर लिया कि आसनभूत है और ये वाला पूर्ण वर्तमान है। पर अगर ये शब्द नहीं लिखे हुआ है तो बच्चा देखिए आप कंफ्यूज होंगे और यहाँ पर गलती करने का चांस है। इसका कोई इलाज है भी नहीं, पर इस पोर्शन से क्वेश्चन कम आता है, तो इसकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये सभी के सभी आसनभूत काल है। अगर कंफ्यूजन बनता है, नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आसनभूत काल को प्रिपेयर करें, क्योंकि कायदे में तो भूतकाल ही है ना। मैंने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ ली है, तो भूतकाल हुआ नहीं हुआ। अगर कोई भी इसे कहे कि पूर्ण वर्तमान है तो भाई बता कैसे, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकिन आसनभूत काल बिल्कुल सटीक है मेरी नजर में, मतलब कि पूर्ण वर्तमान जैसी कोई चीज नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल ओवर द विद्वान। मतलब कुछ और भी लोग ऐसे जो इस चीज को मानते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्तमान कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि कैसे ये काम कर रहा है, क्या इसका फंक्शन है। तो इस चीज को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिसमैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। पर कायदे में भूतकाल है, आसन भूतकाल, क्योंकि काम खत्म हो चुका है उस वजह से। चलिए
अगला चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, आइए समझ लेते हैं। क्रिया के उस रूप को, क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं। पूर्णभूत कहते हैं जिससे कार्य के पूर्ण होने के समय का बोध होता है। समय का बोध होता है, अर्थात कार्य किए हुए बहुत समय हो चुका है, बहुत समय हो चुका है, इसका पता चलता है, इसका पता चलता है। मतलब कह रहे हैं साफ तौर पर कि पूर्णभूत वो है कि जिससे हमें क्रिया के पूर्ण होने के समय का पता चलता हो, मतलब ये पता चलता हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है। श्री राम ने रावण को मारा, एक सेंटेंस लिखा, श्री राम ने रावण को मारा था। अब आप समझ रहे हैं, अगर मैं बोलूं श्री राम ने रावण को मारा तो ये सामान्य भूतकाल हुआ। कौन सा भूतकाल हुआ? सामान्य। देखो ये चीजें समझनी है। लेकिन मैंने बोला श्री राम ने रावण को मारा था, तो यहां पर ये बता रहा है पूर्ण भूतकाल की बात। किसकी? पूर्ण भूतकाल की बात। क्योंकि हाँ सर फीलिंग आ रही है, एक सेंस काम कर रहा है कि मारे को बहुत समय हो चुका है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप देखेंगे, बात समझ में आ रही होगी कि श्री राम ने रावण को मारा था, मतलब पूर्ण भूतकाल। ठीक है ना। मैं बाजार गया था, मैंने कहा मैं बाजार गया था, मतलब कि भैया सुबह गया था, बहुत देर हो गई तो, या कल गया था, है ना। मतलब अभी अभी नहीं गया। अगर अभी अभी होता तो चेंज हो जाएगा भैया। अगर अभी अभी की बात होगी तो क्या होगा सर जी? चेंज हो जाएगा मामला, फिर पूर्णभूत नहीं रहेगा। तो अभी बताइए कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इस चीज को थोड़ा सा लाइट ना लेकर अच्छे से लेंगे, क्योंकि यहां से बच्चे के जो क्वेश्चन बनता है ना, तो देखो एग्जाम में बैठा हुआ होता है तो विश्वास कीजिए तोते उड़ जाते हैं बालक के कि पूर्ण भूत है, आसन भूत है, या क्या कौन सा भूत है ये, है? तो इसीलिए इस चीज को शुरू से ही अच्छे लेवल पर लेके चलें। नंबर ना आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पढ़ाई का पूर्ण ना हो पाना, बीच में छोड़ देना, या आधी अधूरी पढ़ाई करना, या आधे अधूरे मन से करना। उस स्थिति में ना तो बालक को याद होगा, ना ही याद करने का फिर मन करेगा, क्योंकि माइंड ये बात जान चुका होगा कि तू इस चीज को पढ़ चुका है। और जब एक बार पढ़ चुका है तो दोबारा पढ़ने में उसे दिक्कत महसूस होगी। तो ये था हमारा पूर्ण भूत। देखते हैं नंबर 4 को, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूतकाल। अब सीधी सी बात है, अपूर्ण भूतकाल क्या करें? एग्जाम्पल को देखते हैं, पहले से परिभाषा देखेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो ये कह रहा है मैं बाजार जा रहा था। जा रहा था से हमें कैसी फीलिंग आ रही है कि भाई जा रहा था। अब ये क्वेश्चन सर बना नहीं है, समझो जैसे कि आप बाइक से जा रहे हैं और सामने से आपको आपका दोस्त दिखा, पर वो दूसरी साइड है रोड के, आपने देख लिया। अब आप शाम को मिले, अब आपने कहा तो उस टाइम दिन के 2 बजे कहां जा रहा था, ऐसा ही होगा ना। तब वो बताएगा मैं बाजार जा रहा था, मतलब उस समय क्रिया पूरी नहीं हुई थी, अभी पूरी हो गई है। मतलब जब वर्तमान में बोल रहे हैं तब क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस टेंस में बोल रहे हैं उस समय क्रिया पूरी नहीं हुई। ऐसा होता होगा ना, आप ऑटो में जा रहे थे, बराबर से बाइक से दोस्त निकल गया और उसी तरफ जा रहा, उसने आपको इग्नोर कर दिया कि बैठाना पड़ जाता बाइक पर, है ना। फिर आप घर आए, मिले, बात हुई,
अबे तू कहाँ जा रहा था, मैंने तुझे हाथ दिया था, तूने रोका भी नहीं। तब वो बताएगा यार मैं जल्दी में जा रहा था और मैंने तुझे देखा नहीं, है ना। पर वो बताएगा कि मैं कहीं जा रहा था, मतलब पहुंचा भी नहीं था, वो घर से निकल भी चुका था, रास्ते में था, और इस समय वो काम हो चुका है। जब वो आप पूछ रहे हो उस समय तो वो जाके आ चुका होगा ना, तभी तो पूछ रहे हैं। तो ये इस चीज के सेंस को बढ़ाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, ये कहलाएगा आपके लिए अपूर्ण भूतकाल। क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल। मतलब कि अगर सीधे सीधे बोले कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का संपन्न न होने का सेंस मिलता है या आभास होता है, वह हमारा भूतकाल हो जाता है। कौन सा भूतकाल हो जाता है सर जी, अपूर्ण भूतकाल हो जाता है हमारा उस समय। लिखे परिभाषा के तौर पर तो लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। समझो, आपके दोस्त ने फोन करा, आपने फोन नहीं उठाया क्योंकि आप खाना खा रहे थे और फोन कुछ दूरी पर भी रखा था, और खाना खाते हुए फोन उठाना भी उचित नहीं लगता है। तो अब जब खाना खा लिया, उसके बाद आप गए, आपने फोन उठाया, हाथ धोकर फोन उठाया और कॉल बैक किया अपने दोस्त को और उससे पूछा हाँ भाई बता क्या कहना था। तब उसका पहला क्वेश्चन जरूर होगा तूने फोन क्यों नहीं उठाया था। तब आप क्या कहेंगे, मैं खाना खा रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं खाना खा रहा था। अब देखो उस समय तो खाना खा रहा था ना, उस समय तो क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, इस समय हो चुकी है जिस समय बता रहे हो। तो ये जो सेंस देगा, ये जो आभास होगा, ये कौन सा आभास है, ये अपूर्ण भूतकाल का आभास होता है। चलते हैं नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 के भूतकाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे बारीकी से। नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल। अब हम संदिग्ध भूतकाल को देखते हैं तो समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से हमें अनिश्चितता का बोध होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। अर्थात जिससे हमें संदेह बना रहे कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, तब वो क्या होगा, वो संदिग्ध भूत होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैच खेल रहे होते हैं, तभी एक होनहार बालक कहता है मैं घर जा रहा हूं, ठीक है ना। तो अब घर चला गया वो, अब सब दोस्तों ने रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुका, वो घर से निकल गया। अब जब अगले दिन खेलने आया वापस, तब उसके दोस्तों ने पूछा कल क्यों भाग गया था बीच में, तो उसने कहा मैं घर जाकर पढ़ा था। तब दूसरा दोस्त क्या कहेगा, हाँ तू तो पढ़ा होगा, एक टोन के बेस में भी आ रहा है, ध्यान रखना, तू तो पढ़ा होगा। तो क्या है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ वाला संदेह, एक संदेह आ रहा, हाँ तू तो पढ़ा ही होगा, कह देते हैं ना हाँ आमतौर पर, हाँ तूने तो किया होगा, तू तो है ही बहुत अच्छा, मतलब कि इस प्रकार से, ठीक है ना। हाँ तू तो है ही सच्चा, हाँ तू तो है ही
सच्चा बोल दे रहे हैं ऐसी लैंग्वेज हम लोग। तो या तू तो पढ़ा होगा, तू तो खेला होगा, तू तो सोया होगा। जब इस प्रकार की बातें आ रही हैं तो क्या संदिग्ध भूत है, मतलब है तो भूतकाल की बात पर संदिग्ध अवस्था में है कि कार्य हुआ होगा या नहीं होगा, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, खेला होगा नहीं खेला होगा। जैसे कि मान लो आप खेलने में बहुत बेकार हो, घटिया एकदम लिच्चड़ हो खेलने में, है ना, क्रिकेट में, और एक दिन आप क्या अपने दोस्तों के साथ नहीं गए, आप अपने गांव गए थे, आप वहां भी 0 आउट हो गए जैसे यहाँ पर होते थे वही घटिया तरीके से। लेकिन अब आपने लंबी लंबी फेंकने शुरू कर दी अपने दोस्तों के सामने शहर में आके। अब कह रहे भाई साहब उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने मारे 4 छक्के लगातार, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके दोस्त कहेंगे हाँ तूने तो मारे ही होंगे, हाँ तूने तो मारे ही होंगे। अभी बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या संदेह प्रकट हो रहा, मतलब फीलिंग भावना जो है संदेह वाली आ रही है नहीं आ रही है। तो कुछ ऐसा है संदिग्ध भूतकाल। चलते हैं नंबर 6 के भूतकाल पर। बिल्कुल कमेंट में मुझे बताएं कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आया आप लोगों को, क्योंकि क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, अभी भविष्य काल भी बचा हुआ है, इसीलिए पेशेंस रखेंगे। जिस बालक पर पेशेंस होता है या पेशेंस रखने की क्षमता होती है वह एक दिन सफल जरूर होता है। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी आप लोगों को इसके एक एग्जाम्पल देखने के लिए भी मिलेगा। नंबर 6 है हेतु मदभूत। ये क्या है सर जी? इसका मतलब है जहां पर भूतकाल में एक काम दूसरे काम पर डिपेंड था, ये एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड थी, है ना, समझ रहे हैं। जहां पर मतलब कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से क्रिया के उस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है, उसे हेतु मदभूत कहते हैं। आप बात समझ रहे होंगे कि अगर तूने पढ़ाई की होती, अगर तूने या तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। मतलब अगर तुमने पढ़ाई की होती, भूतकाल की बात हो गई, साइंस से पता चल रहा है, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। तो देखो पास होना एक क्रिया है और एक इस पर डिपेंड कर रही है, पढ़ाई पर। ये नहीं हुई तो ये भी नहीं हुआ, ये हो जाती तो ये भी हो जाती, है ना। मतलब कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते, ठीक है ना। अगर तुमने खेती की होती तो तुम्हारी जमीन बंजर नहीं होती, है ना। अगर तुमने खेती की होती तो तुम्हारी जमीन बंजर नहीं होती। अगर तुमने बाइक धीरे चलाई होती तो एक्सीडेंट नहीं होता, है ना। अगर तुमने बल्ला तेज घुमाया होता तो सिक्सर चला गया होता। तो भूतकाल की वो घटना जहां पर एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड है, एक कार्य का होना या ना होना दूसरे कार्य के होने या ना होने पर डिपेंड है, तो वहां पर हेतु मतभूत काल होता है। हेतु का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड हो, आश्रित हो। तो मेरे ख्याल से चीजें इसी एग्जाम्पल से काम चल जाएगा और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, चाहे फिर जो भी हो, है ना। ठीक है, तो चलते हैं अब भविष्य काल की तरफ। हमने वर्तमान को अच्छे से सीखा, भूतकाल को भी अच्छे से सीखा, चलते हैं अब भविष्य काल की तरफ। और भविष्य काल के बाद क्रिया भी समाप्त हो जाएगी, काल भी समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर आएगा आपका अपना प्यारा अव्यय। और इस तरह से हिंदी का एक बहुत बड़ा पोर्शन हम सॉल्व कर लेंगे।
अव्यय के बाद जो मेन टॉपिक बचेंगे जिनमें समझना ज्यादा पड़ता है वो होंगे आपके छंद, रस और अलंकार, मतलब 3 चैप्टर। और 3 चैप्टर का मतलब 5 वीडियो ऑलमोस्ट। इसके अलावा पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और इस प्रकार के शब्दांश वाले जो चैप्टर हैं वो बचेंगे, जिसे हम बहुत आराम से कर लेंगे। इसी मंथ के अंदर हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं भविष्य काल की तरफ और समझते हैं कि भविष्य काल में हमारे पास क्या क्या है। भविष्य काल की बात करेंगे आज हम और समझेंगे भविष्य काल के अंदर कितने भेद होते हैं, क्या से क्या होता है। तो नंबर 1 पर है सामान्य भविष्य। भविष्य काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल आप बहुत अच्छे से समझते भी होंगे कि जहां पर भविष्य की बात हो, कोई ऐसी क्रिया जो भविष्य के लिए है या भविष्य में होगी। तो यहाँ पर है सामान्य भविष्य। अगर हम सामान्य भविष्य की बात करते हैं तो क्रिया के जिस रूप से सामान्य भविष्य का पता चले, सामान्य भविष्य का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। देखिए सामान्य भविष्य में बहुत ही आसान है, मतलब कि हमें सीधा सीधा ये पता चलना चाहिए कि ये काम भविष्य में होगा, पर बिना किसी डाउट के, बिना किसी ऐसी चीज के कि ये काम उस पर डिपेंड करता है। जैसे लिखा बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे या फिर बच्चे मैच खेलेंगे, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे मैच खेलेंगे, खेला नहीं है, ना खेल रहे हैं, पर खेलेंगे, है ना। बच्चे मैच खेलेंगे, तो ये क्या है, भविष्य में खेलेंगे। थोड़ी देर बाद कर सकते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। हम चाहे या फिर हम लिखते हैं हम वहां चलेंगे, मतलब बहुत सिंपल सी बात हो रही है। भविष्य तो सबसे आसान है भविष्य काल, इसे पहचानना। सिंपल सेंटेंस होंगे, कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं होगा। तो यह है सामान्य भविष्य, मतलब नॉर्मल बात होगी, एकदम आसानी से पहचान लेंगे। और क्यों पहचान लेंगे आसानी से, इस चीज की बात हम अभी समझेंगे जब हम इसका दूसरे नंबर का भविष्य काल पढ़ेंगे। ये था सामान्य भविष्य। एक है हमारे पास संभाव्य भविष्य। कैसा है बच्चों, संभाव्य भविष्य। अब आपको समझ में आ जाएगा संभाव्य भविष्य। देखिए संभाव्य शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं, मतलब जहां पर आशा हो। जैसे कि शायद चोर पकड़ा जाएगा, आपने बोला शायद चोर पकड़ा जाएगा, ये क्या है, आपकी आशा है। शायद मुझे लॉटरी लग जाएगी, शायद मुझे लॉटरी लग जाएगी, शायद मुझे लॉटरी लग जाएगी। अभी आप बात समझ रहे हैं ना, शायद मुझे लॉटरी लग जाएगी, इसकी बातचीत हो रही है। तो ये क्या बता रहा है कि भविष्य में ऐसा होने की बात तो बता रहा है, पर साथ में संभावना भी तो व्यक्त कर रहा है, एक आशा व्यक्त कर रहा है, एक इच्छा को व्यक्त कर रहा है। ऐसा है या नहीं? तो क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा क्या बनती है, क्रिया के जिस रूप से हमें, क्रिया के जिस रूप से हमें भविष्य में होने वाली आशा का बोध होता है, आशा का बोध होता है, वह संभाव्य भविष्य है। क्या है? संभाव्य भविष्य है। बात समझ में आ रही होगी। शायद चोर पकड़ा जाए, है ना, शायद वर्षा हो जाए, ठीक है ना, शायद मुझे लॉटरी लग जाए, शायद हवा चल जाए, या कुछ भी हो सकता है। शायद उसका कॉल आ जाए, शायद उसका मैसेज आ जाए। अब तो हंसी आ गई होगी चाहे, पर सब समझ जाते हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर सारी बातें, है ना। किसका मैसेज आ जाए कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट जाती है कि किसका मैसेज और किसका कॉल आना है ना। चलिए अगला है नंबर 3,
हेतु हेतु मत भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य, मतलब भविष्य में हेतु हेतु से समझ लो जहां पर एक काम दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, अर्थात भविष्य में कोई ऐसा काम जो आज के काम पर या भविष्य में होने वाले काम पर डिपेंड कर रहा हो, जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं। जैसे दावत में जाना है, घर में 2 लोग हैं, ठीक है ना, घर में 2 लोग हैं, एक चला गया, अब दूसरा घर छोड़ के जा नहीं सकता, तो क्या बोलेगा वो दोस्त को फोन आएगा, तू नहीं आया भैया, यार अगर मेरा भाई आ जाए तो मैं जाऊं या तो मैं आऊं, तो उसका जाना दूसरे के आने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से क्या परिभाषा बनती है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य का होना या ना होना किसी दूसरे कार्य के होने या ना होने पर आश्रित हो, तो हेतु मत भविष्य होता है। बात समझ में आ रही होगी ना बहुत अच्छे से, हेतु मत भविष्य होता है जहां पर एक काम दूसरे काम पर डिपेंड कर रहा है पर भविष्य के लिए, ठीक है ना। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिले, अगर राधा को छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़े। अब राधा का पढ़ना किसके ऊपर डिपेंड हो गया, छात्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड हो गया है, वजीफा जिसे हम कह देते हैं, स्कॉलरशिप इंग्लिश में कहते हैं। छात्रवृत्ति मिले तो वह पढ़े, तो देखो एक काम पर दूसरे काम के ऊपर डिपेंड होना ही क्या हो जाता है आपके लिए, हेतु मत भविष्य हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस क्लास में जाना वर्तमान, भूत और भविष्य की तीनों, क्लियर है। तो याद रखेंगे वर्तमान के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 हैं और भविष्य के 3 हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास ये कैसी लगी कमेंट में बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब etc जो होता हो कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।